मंच पे मौजूद मौलाना सलीम साहब, नाजिम मदरसा, बाहर से तशरीफ लाए मौलाना चतुर्वेदी साहब, मेरे छोटे भाई और आपके इलाके के जुझारू विधायक कुणाल चौधरी, सालिम और तमाम नौजवान बुजुर्गों और दोस्तों और साथियों और उलेमा इकराम और मेरी नन्ही बच्चियों, बहुत अच्छा लगा इस मदरसे की शुरुआत देखकर। चुनाव जीतने के एक माह बाद सबसे पहले आपके इलाके में आया था और आज दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 साल बाद इस इलाके में आना हुआ है और मदरसे की इस इमारत को खड़ा हुआ देखकर दिल बाग बाग होता है और आसमान वाले का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तूने एक ऐसी शाख यहाँ लगवा दी जो आने वाली नस्लें मुजाहिद इस्लाम पैदा करेंगे। बहुत सारी गुफ्तगू है, हालात हैं, मदरसा और तालीम पर बहुत सारे लोग गुफ्तगू करेंगे। मैं चंद अपनी बातें कहकर ही बात खत्म करूंगा। कुणाल आपके जिम्मेदार एमएलए हैं और मेरे मिजाज को आप सब जानते हो, सब वाकिफ है कि मैं किसी के बारे में बेजा तारीफ भी नहीं करता हूं, बोलता भी नहीं, लेकिन जब जब अपने इलाकों में आता हूं, अपनों के बीच आता हूं और कुणाल जैसे लोगों की तारीफ सुनता हूं तो खुश होता हूं। सुभान अल्लाह। और लगता है कि ठीक है, मेरी जमात में भी अच्छे लोग हैं बेशक, और ये अच्छे लोग आपके और हमारे लिए कारगर हैं। एक अच्छी बात है क्योंकि कांग्रेस की जमात है, ये एक बहुत बड़ी जमात और मुल्क हिंदुस्तान की एक तारीखी जमात। इसमें कई ऐसे लोग भी हो जाते हैं जो हमारी राय के खिलाफ होते हैं। हम लोग जिस राह चलना चाहते हैं वो उस राह से अलग हो जाते हैं, लेकिन जब अच्छे लोग और बोलने वाले और ताकतवर होते हैं तो फिर सबको उस राह पर आना पड़ता है जो हक और सच है। मध्य प्रदेश सूबा आमतौर पर बहुत अमन और सुकून वाला सूबा था, लेकिन इन नफरत फैलाने वालों ने एक के बाद एक कर हमारे सूबे का माहौल खराब करने की बार बार कोशिश करी। लेकिन यकीनी तौर से अक़लियत ने अपनी जिम्मेदारी को अदा करते हुए आज भी मध्य प्रदेश को इन हालातों से बचाने की कोशिश करी। मैं उलेमा इकराम से भी अक्सर कहता हूं कि हमको भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास रहना चाहिए और मदारिस और तालीम के अलावा इस्लाह माशरा पर भी जोर करते हुए हमें अपने नौजवान नस्ल को आने वाले वक्त के हालात के हिसाब से राह रास्ता दिखाते रहना चाहिए। सख्त जरूरत है इनको, क्योंकि आज जो सामने एक ताकत है जो मुल्क के अंदर कहर बरपा रही है जुल्म का, एक ताकत है जो हमको लड़ाकर तबाह और बर्बाद करके देखना चाहती है, इंसानियत का खात्मा कर चुकी। एक ताकत वो है जो हमें और आपको सिर्फ बर्बादी में देखकर खुश होना चाहती है। उनका मकसद ना मुल्क से वफादारी है, ना उनका मकसद इस मुल्क को तरक्का याफ्ता बनाना है, ना उनका मकसद इस देश को दुनिया में आला बनाना है। उनका मकसद केवल एक है कि वो अक़लियत को बर्बाद कर कर अंदर से झांक कर ये देखना चाहते हैं कि ये तबाह हो गए या नहीं। और जब वो ये कहते हैं तो मैं उनसे ये जुमले कहता हूं कि तुम लाख खुश हो लो, तुम जिस अक़लियत को तबाह करना चाहते हो ये आसमान वाला जब तक नहीं चाहेगा हमारा बाल बाका नहीं होगा। हमने लाखों करोड़ों कुर्बानियां मुल्क की आजादी में भी दी हैं और आज भी देंगे और तुम्हें बाहर करके रहेंगे। इस मुल्क को शाना बशाना तरक्की याफ्ता बनाकर रहेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी। हमें मुल्क हिंदुस्तान की आजादी को याद रखना चाहिए। इस मुल्क हिंदुस्तान की आजादी में इनका पता ठिकाना नहीं था, नफरत फैलाने वाले, इनकी जमातों का पता ठिकाना नहीं था। अगर इस हिंदुस्तान की आजादी में कोई था तो वो उलेमा इकराम, करोड़ों लाखों उलेमा इकराम की कुर्बानियों से मुल्क आजाद हुआ। किताबें भरी पड़ी,
ये बात सच है, इसको हमको कबूल करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन तल्ख है और सच है। और सच ये है कि हमने अपने इतिहास को खत्म कर दिया, हमने अपने इतिहास को दबा दिया, हमने पढ़ना छोड़ दिया, किताबें पढ़ना छोड़ दी, हमने तालीम से अपने आप को दूर कर लिया, अपने बुजुर्गान दीन की उन कुर्बानियों को हमने खुद बंद कर दिया। अगर हमने चौराहों पर अगर अपने तस्करों को याद रखा होता और आजादी के मुजाहिदे, आजादी के इस्लाम के नाम वालों को चौराहों पर हमने बखान करा होता, तो आज नफरत फैलाने वाले कामयाब नहीं होते। करोड़ों अरबों कुर्बानियां देने वाले लोग हैं इस मुल्क के अंदर, किताबें भरी पड़ी हैं, लेकिन हमारे लड़कों से पूछो, बच्चों से पूछो तो 2 से 4 नाम नहीं बता पाए, और बच्चों से क्या पूछो, बड़ों से पूछो तो 2 से 4 नाम नहीं बता पाए। मैंने इसीलिए भोपाल में आज से 10 साल पहले एक मुहिम चालू करी थी, और हर 15 अगस्त को अल्हम्दुलिल्लाह वो मुहिम चलाता हूं और चाहता हूं कि वो पूरे हिंदुस्तान में चले। मैंने लगाया था जंग आजादी में उलेमा का किरदार, और मैं अपने बच्चों को खड़ा करता और कहता हूं जो बच्चे सबसे ज्यादा नाम लेगा, सबसे ज्यादा मुजाहिद आजादी के उलेमा इकराम की कुर्बानियां चौराहों पर, चौपालों पर पड़ेगा, तो कम से कम आने वाली नस्ल जान सकेगी कि इस हिंदुस्तान को आजाद कराने वाले ये उलेमा इकराम की क्या कुर्बानी। जब ये प्रोग्राम चालू करा तो लोगों ने मुझसे कहा इससे फायदा क्या होगा, चौराहों में करने से क्या होगा। मैंने कहा ये फायदा होगा कि जब हमारे को बिरादरान वतन हिंदू भाई जिनके बीच में ठूस ठूस कर नफरत पैदा कर दी गई, आज को हिंदू लड़का हमसे नफरत करता है, ये कुणाल से पूछो, अलग में बता दे, सच्चाई भी तो हम लोग जानना चले ना। हम इल्जाम तराशी तो करते हैं, सच भी तो जाने, क्योंकि सामने वाली एक साजिश के तहत नफरत फैलाने वाली एक तंजीम जो लगातार 70 साल से एक मेहनत कर रही थी, वो ठूस ठूस कर नौजवान लड़कों को हमारे बारे में गलत प्रचार कर रही थी, हमारे मजहब के बारे में गलत कर रही थी, हमारे उलेमा इकराम के मदारिसों के बारे में कर रही थी, और उसने वो पैमाना ले जाके बढ़ा दिया, और उसके जवाब में हम अपना जवाब पेश न कर सकते। अगर हमने अपनी तारीख को जिंदा रखा होता तो बिरादरान वतन हिंदू भाइयों के बीच में जो आज नफरत की खाई खड़ी हुई है, ये दाढ़ी और टोपी वालों से नफरत नहीं, मोहब्बत कर। इनको पता होता ये मासूम है, नादान है, इनको ये नहीं पता कि ये जिस मुल्क के हिंदुस्तान में रहते हैं इनके आबा अजदाद का पता और ठिकाना नहीं था। हमारे और आबा अजदाद और बुजुर्गों ने फांसी के तख्तों पर चढ़ चढ़ कर अपनी कुर्बानियां दी हैं। गवाही है बाटला की, गवाही है शामली की, गवाही है दिल्ली के अतराफ के इलाकों की, जहां पर उलेमा इकराम की जंग आजादी के अंदर लाशें टंगी हुई थी, जो इस मुल्क के हिंदुस्तान को आजादी का परचम लहराने तक अपना एक मिशन बनाकर काम करते रहे। दारुल उलूम देवबंद, आज यहाँ की एक वो उठाती है, मध्य प्रदेश सरकार की एक मंत्री अक्सर मदरसों पर बोलती है। कुणाल को याद होगा, एक दिन मैंने विधानसभा में कहा था तो चीची बोलने लगी, बार बार बोलती है हर कभी मदरसे में, मदरसों को देख लेंगे, मदरसों को समझ लूंगी, मदरसों की जांच कराऊंगी। मैं कहा बहन जी, मदरसों की तो हम खुद कह रहे हैं, आ जाओ, हमारे मदरसे खुले पड़े हैं, पूरी जांच कर लो, लेकिन अपना कच्चा चिट्ठा आरएसएस का बता दो कि 70 सालों तक नागपुर की आरएसएस की बिल्डिंग पर क्यों परचम तिरंगा नहीं ले रहा है, उसका जवाब तो दे दो, फिर मदरसों की जांच कर लेना। हम तो चाहते हैं कि आओ मदरसों में, जवाब नहीं देती। जब मदरसों के ऊपर ये बात आई रजिस्ट्रेशन की, बहुत मदरसे वाले परेशान हुए थे, मैंने तब आप सबको कहा था कि परेशान होने की जरूरत नहीं, और आज भी कह रहा हूं उलेमा इकराम के बीच में कि आप सब लोग जिम्मेदारी के साथ ये एहसास रखिए कि आपका भाई मौजूद है, किसी एक मदरसे वाले को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस सरकार में इतनी औकात, इतनी हैसियत नहीं है जो मदरसे बंद करा दे। ये मदरसे बंद कराने की हैसियत ना किसी के पास थी ना है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मजबूत लोग आपके साथ खड़े, ईमानदार लोग आपके साथ खड़े, ईमानदारी से बात करने वाले लोग आपके साथ खड़े। आप बेफिक्र रहिए, ये सरकार केवल इसी तरह के, क्योंकि जब अपन इनसे बात करेंगे तो ये अच्छी और सच्ची बात नहीं। लेकिन मैं आपसे भी एक बात कहना चाहता हूं कि अपने नौजवान लड़कों को भी इस्लाह करें। ये नौजवान लड़के जो आज हमारे मुस्लिम नौजवान लड़के व्हाट्सएप के ऊपर इनके जाल में फंस रहे हैं, उससे बचाने की जिम्मेदारी किसकी? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक पूरा नेटवर्क मुल्क के हिंदुस्तान में काम करता है, और वो आईटी सेल के माध्यम से कुछ ना कुछ डालता है।
और उसके ऊपर ट्रोल कराता है और हमारे नौजवान लड़के उस पर बहस शुरू कर देते। यही बहस नफरत का बाइस बन गई। हम आपसे कहना चाहते हैं, मत करो। अगर ये डालते हैं, तनकीद करते हैं, आपके इलाके के मदरसे, आपके इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद है, आपके इमाम साहब, हाफिज साहब, आलिम साहब मौजूद हैं, दानिश्वर लोग मौजूद हैं, उनसे जाकर पूछ लो कि इन्होंने इस तरह की तनकीद करी, हमें क्या जवाब देना चाहिए। सलाहियतमंद तरीके से जवाब दे दिया, बात खत्म हो जाए। इनके जाल में हम ट्रैप होते हैं। एक नया, क्योंकि मैंने अक्सर ये बात कही और ये आप लोगों से खास तौर से कह रहा हूँ, आपके काला पीपल में तो कम, लेकिन शुजालपुर और मक्सी और आसपास बड़ी होती है। बहुत ताकत से लड़कियों के साथ जो हालात चल रहे हैं, बहुत सारे हालात चल रहे हैं, आपने सब देखे, बहुत परेशानियों के हालात। यहाँ से जब फोन आते हैं तो मुझे तकलीफ हो जाती है, जिस तरह से घर घेर लिए जाते हैं। कोई कानून का रखवाला यहाँ मौजूद नहीं होता, घंटों पुलिस का पता ठिकाना नहीं रहता, तांडव मचाने वाले तांडव मचाते रहते हैं। लेकिन उनको मौका जो हम देते हैं उससे हमें भी बचना चाहिए। ये मौका हम ना दें। आपको समझना होगा हालात, बहुत जिम्मेदारी है इस वक्त आपकी, बहुत नाजुक वक्त है, क्योंकि ये आपके माशरे को तबाह करना चाहते हैं। रातों रात एक मकान ढा दिया जाता है। हम लोग चिल्लाए, पूछो आप कुणाल है और हम लोग खूब चिल्लाए, कुणाल भी खूब मेरे साथ चिल्लाया, शिवराज जवाब नहीं देता। हम लोग बोलते भाई आपने मकान क्यों तोड़ दिया, तो बहरों की तरह मुंडी घुमा लेते हैं। हमें तो मुख्यमंत्री जी एक तो बात बता दो, लड़के ने गुनाह किया था, पूरा परिवार ने क्यों भुगत लिया, तो जवाब नहीं देते। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ने ये वक्त निकाल दिया। 4.5-5 महीने बहुत सब्र के इम्तिहान किए। इस समय मुत्तहिद रहने की जरूरत है, क्योंकि आप एक बात समझ लें, मैंने जो बात शुरू करी वहीं खत्म करूंगा कि कुणाल को आप सब ने बहुत तारीफ करी, इस इलाके में कई जगह घूमा, तारीफ करी, लेकिन हमें अच्छे लोगों की जरूरत है। अब आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि कुणाल चौधरी को तो हम चाहते हैं, लेकिन ये बताओ जो मुसलमान बीजेपी में टोपी लगा के जाते हैं तब कैसा लगता है? उनसे सवाल करो, उनसे पूछो जरा कि जो तुम्हारी शरीयत को बर्बाद करना चाहते हैं, जो तुम्हारी शरीयत के खिलाफ कानून लाए हैं, जो तुम्हें बर्बाद और तबाह करना चाहते हैं, तुम्हारे घरों को बुलडोजर से रौंद देते हैं, तुम्हारी तबाही मचा देते हैं, किस मुंह से तुम उनके साथ खड़े होना चाहते हो? इसका जवाब तो हमें दे दो कम से कम, कि हम समझ लें कि तुम इनको अपने घरों पे दावतों में बुलाते हो, सिर्फ अपने मकसद हल करने के लिए गमछे गले में डाल लेते हो और पूरी कौम को जलील कराते हो। उन मजलूमों की आह का क्या होगा जिसका घर रातों रात तना हुआ था और सुबह जमी दोस्त कर दिया गया? उनके बच्चों का क्या होगा जो बेगुनाह थे रात में और सुबह उनको सलाखों के पीछे डाल दिया गया? और उसी जमात की हिमायत और ताईद आप करते हो। और अभी तो चुनाव आ जाए 4 महीने बाद तो बहुत सारे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में समाप्त हो चुकी है, सबको पता है। भारत जोड़ो यात्रा के टाइम हमने बहुत महसूस किया। और चौधरी साहब, मैं आपको खास तौर से मुखातिब होकर बोल रहा हूं कि मेरा एक बड़ा चेहरा बताया जाता था, कट्टर कट्टर कट्टर। आप यकीन जानिए, जिन इलाकों से मैं यात्रा लेके गया वो पूरी हिंदू बिरादरी की पूरा बेल्ट है जो मुझे दिया था कांग्रेस पार्टी। और जब मैं जा रहा था तो जिस जगह, जिस मोहब्बत के साथ उन लोगों ने मेरा इस्तकबाल करा, तो मैं शुक्र अल्लाह का अदा कर रहा था कि अल्लाह, ये मुल्क वाकई में अगर इसी राह पे चल पड़ा तो इसको तरक्की याफ्ता होने के लिए कोई नहीं हो सकता। तो आज भारतीय जनता पार्टी से हमारा मुकाबला नहीं बचा, लेकिन हमारा मुकाबला एक जमात से बचा। क्योंकि जब जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती तो वो हमारे बीच से हमारे ऐसे लोग पैदा करती है जो जज्बाती हो। 2-4 नाराज हो जाते हैं, कुणाल से भी नाराज हो गए, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, सबको तो हम भी नहीं बांध सकते। जब नाराज हो जाता है तो उसको चढ़ा दिया जाता है कि अरे तुम्हारा क्या हुआ? वो बेचारा टोपी लगा के और मोहल्ले में खड़ा हो जाता है और 4-6 पीछे से हो जाते हैं चढ़ाने के लिए, माहौल खराब करने। फिर वो वीडियो और कैसेट दूसरे इलाकों में दिखाए जाते हैं। तो इसलिए मेहरबानी करके इस चुनाव को ये समझकर कि बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको हमको बहुत सारे काम करना है, उस जिम्मेदारी को निभाते हो। क्योंकि यकीनी तौर से अगर 15 महीने की सरकार थी, अगर 5 साल की सरकार रहती तो आपका वफ्द का सबसे बड़ा मसला है जो कई साल से नहीं सुलझा। मैं पहली बार जीत कर आया, मेरी बड़ी उम्मीद थी, बड़ा लगाव था,
कि अगर ज्यादा देर मौका मिलता तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी परेशानी वक्फिया जायदाद की है। कब्रिस्तान गांव में खुले पड़े, छोटे छोटे गांव हैं, पैसे नहीं है उनको बनाने के लिए बाउंड्री, कहां से बेचारे पैसा लाए, 15 मकान 20 मकान, और उसके बाद वहीं पर लोग कब्जा कर लेते हैं और कब्जा करने के बाद दंगा फसाद होने लगता है। तो मैंने चाहा था कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से कि आप एक प्रस्ताव पारित करा दीजिए कि मध्य प्रदेश की जितनी वक्फिया कब्रिस्तान है उनकी नब्ती कराकर उनकी बाउंड्री सरकार अपने पास से बना के दे। वो हमारा प्रस्ताव पास होता उससे पहले हमारी सरकार चली। उर्दू शिक्षकों की भर्ती, उर्दू को सलीके और तरीके से खत्म किया जा रहा है। कई बार विधानसभा में मैंने चिल्लाया, कई बार ये बोला कि उर्दू शिक्षक की भर्ती का तो बताओ, इसका जवाब नहीं मिलता। उर्दू का एक सेकंड लैंग्वेज होने के बावजूद हमारे मध्य प्रदेश के अंदर खाली पद पड़े, हमारी लड़कियां घूम रही हैं, MA PhD करी हुई लड़कियां हैं, और ताकत से जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उर्दू के पद खत्म किए जा रहे हैं। और कैसे खत्म किया जा रहा है? जब वो बच्चा उर्दू लेने जाता है तो उससे कह देते हैं कि तुम उर्दू मत लो, संस्कृत ले लो। उस पर दबाव बनाते हैं शिक्षा के अधिकारी और वो बच्चा उर्दू भरने से मना कर देता है। और उसके बाद जब हम भोपाल में गदर करते हैं तो हमको जवाब दिया जाता है कि उस स्कूल में उर्दू पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं है, तो इसलिए उर्दू शिक्षक की आवश्यकता क्या है। ये आपका नुकसान हो रहा है। आपके बहुत अलग मसले हैं, ये नारों से काम नहीं चलने वाला। आपके बुनियादी मसाइल अभी मजबूती के साथ आपको बहुत कराने हैं, और ये हल तब होंगे जब एक अच्छी और सेकुलर जमात की सरकार मध्य प्रदेश में होगी, तभी आपके मसले हल होंगे। आपके नौकरी के मसले हल होना है। आपके इमाम मुअज्जिन तमाम जगह पे हम देखते हैं, दिल्ली जैसी जगह में इमाम मुअज्जिनों को तनख्वाह मिल रही है। मैं अभी मैनिफेस्टो की कमेटी में हूँ कांग्रेस की, मैंने कहा है इंशाअल्लाह कमलनाथ जी घोषणा करेंगे किसी दिन भी। मैंने एक प्रस्ताव दिया कि मध्य प्रदेश में अगर सरकार बनेगी तो हम आपको वजीफा देंगे, एक एक इमाम मुअज्जिन को वजीफा दिलाने का काम हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारे बुनियादी आपके मसाइल हैं जिसको हल कराना है, लेकिन आप लोगों को भी समझदारी से काम अल्लाह आपको हिम्मत दे। चंद महीने और ताकत से आपको जिम्मेदारी समझना पड़ेगा, क्योंकि आप पे जुल्म और कहर बहुत बुरा बरपा है, बहुत इलाकों में बरपा है, बहुत लड़के बंद हुए, बेगुनाह लड़के बंद हुए, बहुत चीखें सुनी है मैंने अपनी कानों में, बहुत कानों से सुना है कि पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करने की कोशिश की गई है। लेकिन आपको अभी सब्र का इम्तिहान और देना और मजबूती के साथ। अच्छा, मैंने कभी ये नहीं कहा किसी से कि घबराओ या डरो, ये एक अलग हो गया जो लोग मसलियत के नाम पर डराते घबराते हैं। मैं ये कहता हूँ कभी भी ये मत करना, ये मसलियत पसंदी मेरे पास तो छूकर भी नहीं गई, आप लोग भी मत छूना। मैंने आपको जो सलाहियतमंदी से काम करने की बात कही वो इस बुनियाद पर कही कि हमको वो काम नहीं करना जो वो कराना चाहते, हमको वो काम करना जो हमारा मकसद सामने है, हमारे वो बुनियादी मसाइल हमको सामने रखना है कि इसको हल कैसे कराना है। वो चाहते हैं कि इस तरह के नारे लगाओ, गलत नारे लगाओ, जज्बाती नारे लगाओ, ऐसा माहौल पैदा करो ताकि ये माहौल दूसरों में फैलाकर डराकर दहशत का माहौल पैदा करें और उसके बाद वो वोट हासिल कर लें। उससे बचने का काम आपको करना होगा, क्योंकि आपके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको अपने निभाना है। चंद महीने बचे हैं, उस जिम्मेदारी के साथ करिए। हम लोग आपकी लड़ाई के लिए मौजूद हैं और आपका नुमाइंदा जिसकी गवाही मैं खुद आपके बीच में दे रहा हूं, जो बराबर विधानसभा में अगर आरिफ मसूद भोपाल में चीखा है तो बराबर कुणाल चौधरी उसके साथ खड़ा रहा, कभी इसमें पीठ नहीं दिखाई, ये बराबर मेरे साथ खड़ा रहा। ऐसे कई हमारे साथी दोस्त हैं जो मेरे भाई हैं, मेरे साथ हैं। मैं तो अकेला हूं, मेरा साथ देने वाले तो यही लोग हैं ना जिन्होंने साथ दिया है। मैं उनकी तारीफ इसलिए करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि ऐसे अच्छे लोगों की सियासी मुस्तकबिल की हिफाजत भी आपको और हमको करना चाहिए इंशाअल्लाह। और ये मुल्क की तारीख इंशाअल्लाह, ये मुल्क मोहब्बत वाला है, ये मुल्क इंसानियत वाला है। और हमारी तारीख को जो लोग बदनाम करना चाहते हैं वो झूठे और बेईमान है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी इल्जाम लगाए, ना इनको सफाई देने की जरूरत है, ना इन लोगों को शहादत देने की जरूरत है, ना हमें अपने बारे में बार बार ये बताने की जरूरत है कि हम इस मुल्क के अंदर हम बहुत वफादार हैं। हमें इनसे प्रमाण मानने की जरूरत है। जब जब ये सवालात करें तो एक आध दो सवाल इन पे छोड़ दिया करो कि जब ये बहुत ज्यादा बदतमीजी करे तो पूछ लिया करो कि हमें तो ये बता दो नागपुर में तिरंगा क्यों नहीं ले रहा है, हमें तो ये बता दो कि तुमने पढ़ाई का कौन सा काम करा,
तुम हमें ये बता दो कि रोजगार लड़कों को कब मिलेगा। जब ये ज्यादा आपसे बहस करे तो नौजवान लड़कों तुमसे कह के जा रहा हूँ, जब ये बहुत गंदगी फैलाएं तो मत दो उसका जवाब। उसके जवाब में एक जवाब व्हाट्सएप पे डाल दिया करो कि हमारे नौजवानों को रोजगार कब मिलेगा। आपका तो काश्त का इलाका है, पूछ लो कि गेहूं के दाम कब बढ़ेंगे, काश्तकारी के लिए बिजली कितनी मिलेगी, कितनी खत्म हो गई, जो बिजली नहीं मिल रही उसका क्या होगा, सड़क नहीं है उसका क्या होगा। जब ये डाल दो तो ये बिलबिला के बंद हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास ये जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। और जब कुछ नहीं है तो ये कोरे के कोरे हैं। आपके हमारे मसलों पर लड़ने के लिए हम लोग हमेशा से बिल्कुल बाखबर हैं, कभी भी हम बेखबर नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी है ना शरीयत के साथ समझौता किया है ना शरीयत के साथ समझौता करेंगे। आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि भोपाल में भी आपकी लड़ाई लड़ता हूँ, जहां जहां बनती है लड़ता हूँ। और आप दुआ करिए मौलाना तसव्वुर साहब आपके बीच में नहीं आ पाए। मौलाना तसव्वुर साहब के ऊपर एक जिम्मेदारी है, हमारा पर्सनल बोर्ड का हमारा एक इजलास है 3 तारीख को इंदौर के अंदर बंजारी में, तो तसव्वुर साहब उस जिम्मेदारी में लगे हुए हैं, इस वजह से वो नहीं आ पाए। जलसाए आम की घोषणा उन्होंने करी थी, यहाँ पोस्टर भेजा, अभी उसमें कुछ दुश्वारी है, अभी ना उसकी परमिशन मिली है और ना हमने कैंसिल करा है। हम लोग तय करेंगे, अभी खालिद सैफुल्लाह साहब हम लोग बैठ रहे हैं 2-3 दिन में, 2 दिन बाद बैठेंगे, तब जो भी ऐलान होगा वो करेंगे, उसके जरिए आपको खबर हो जाएगी। तो आप लोग परेशान मत होना कि यहाँ से बहुत सारे लोगों को आना था, मौलाना ने मुझे बताया था, तो आप लोग परेशान मत होना। जैसा भी होगा हम आपको खबर करेंगे इंशाअल्लाह। पर्सनल बोर्ड के लिए जरूर बता दूं कि बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि मीटिंग की, तो ये बात सच है कि मीटिंग की परमिशन कैंसिल की गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी आरिफ मसूद मध्य प्रदेश में जिंदा है, वो परमिशन कायम है। पर्सनल बोर्ड की वो बैठक इंदौर भाई आरिफ मसूद साहब जिंदाबाद, भाई आरिफ मसूद साहब हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। न कल आई थी न इंशाल्लाह आज आई है। तमाम उलेमा इकराम से भी माजरत के साथ कि हम आपको वक्त देना चाहते हैं, हम आपको सुनना चाहते हैं, हमारी आवाम है ये आपको सुनेगी। हमारे लिए भी दुआ करिए, हमें आगे सफर पर जाना है। खुदा हाफिज, शुक्रिया।